हम हैं हिमाचल न्यूज, जो दिखाए सच का आईना। नमस्कार दर्शकों, मैं सुंदर सोनी फिर एक बार आपके सामने एक बहुत ही खास और बहुत ही गहरी बात लेके मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। 2 दिन पहले जो सरका घाट के युवक की मौत हुई, उनके पीछे क्या कारण रहे, वो युवक सरका घाट से यहाँ कैसे पहुँचा, इसके पीछे जो सारी खबर है, प्रशासन ने उसको रात को ही जो उसका संस्कार कर दिया, क्या कारण रहे, आइए जानते हैं इस सच्चाई को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के.एल. शर्मा जी, उनसे इस बारे में बात करेंगे। वो हमारे को उसकी पहलू की एक कड़ी के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर किशोरीलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वाभिमान पार्टी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रदेश में सरका घाट का 21 वर्षीय युवा था, जिसकी जो है कोरोना जो संक्रमण से मृत्यु हो गई है, तो उनकी मृत्यु को 3 दिन हो गए हैं आज, और 3 दिन पहले उनका दाह संस्कार किया गया था। रात को 11 बजे के बाद किया गया। तो उसमें प्रशासन की भी गलती है। सबसे पहले तो ये है कि जब उनको नेर चौक में रखा गया था, उनको आईजीएमसी शिमला लाया क्यों गया, ये प्रशासन की गलती है या मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भी है, स्वास्थ्य विभाग जो भी वहाँ पे नोडल ऑफिसर था, उनकी गलती है कि उनको यहाँ क्यों लाया गया। क्या वहाँ नेर चौक में जब एक पेशेंट ऑलरेडी वहाँ अभी भी है और वहाँ पे पूरा प्रावधान किया गया था, जैसे कि न्यूज़ में बार बार समाचार में बताया गया था कि नेर चौक, टांडा और एक जो है बद्दी में जो है हॉस्पिटल है और एक आईजीएमसी, इन 4 हॉस्पिटलों को कोविड के लिए स्पेशली मेंटेन किया गया था, ताकि यहाँ आइसोलेशन के लिए भी प्रॉपर जो है वार्ड बनाया गया था। तो उनको जब नेर चौक में रखा जा सकता था, तो उनको शिमला क्यों लाया गया? इससे तो संक्रमण और फैलने की, और जो भी इनकी आज तक तो पूरे प्रदेश सरकार की ये कमी है और अनदेखी है, भूल है मानो चाहे कि, लेकिन ये गलत है कि अभी तक इनके पास एक भी एम्बुलेंस ऐसी नहीं इन्होंने तैयार की है कि जो कोविड संक्रमित व्यक्ति को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर किया जा सके। तो ये एक लापरवाही है प्रदेश सरकार की, और प्रशासन की भी लापरवाही है। दूसरी बात यह है कि वो वहाँ से आईजीएमसी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आईजीएमसी में आने के बाद उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु जो है, जो अमर उजाला की एक समाचार में दिया गया था उस दिन, तो वो सुबह 3 बजे की मृत्यु हुई है, और सुबह 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, जबकि जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दाह संस्कार 7 बजे से पहले होना चाहिए था, दिन शिवे से जो संध्या वेला होती है उससे पहले होना चाहिए। तो लेकिन इन्होंने 11:30 बजे रात को दाह संस्कार किया उनका। तो ये एक जो है हिंदू धर्म, हमारा वैदिक सनातन धर्म है, जो उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, और ये हमारे जो है सनातन धर्म जो है उसका मजाक बना रहे हैं। और हमारे जो ये प्रशासन है, ये सरकार है, जबकि सरकार जो प्रदेश सरकार भी बीजेपी है, भारत सरकार भी बीजेपी की सत्ता में है, तो दोनों ही सरकारें हिंदू तत्व का बड़ा ही जो है गुणगान करती है। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या ये हिंदुओं के जो है मानव अधिकार को जो है ठेस पहुंचा के क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? दूसरी बात, जब इनका दाह संस्कार किया गया तो वहाँ पे इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो फैमिली के, जैसे इनके फादर थे, बच्चे थे या वाइफ थे, उनमें से किसी को भी वहाँ पे संस्कार में जो है भाग नहीं लेने दिया। ये कोविड जो गाइडलाइन बनी है, कोविड-19 की गाइडलाइन बनी है जो भारत सरकार ने दी है, उसके अकॉर्डिंग मानव अधिकार भी वो ये कहता है कि उनको परिवार को पूरा हक है दाह संस्कार जाने में। उसके बाद क्वारंटाइन किया जा सकता था, या उनको पीपीई किट पहना के उनको जो है दाह संस्कार में ले आते, ताकि वो अंतिम जो वो होती है लकड़ी डालते हैं हम जो धर्म के अनुसार, जो दाह संस्कार के जो नियम है, तो उसको जो है वो पूरा कर सके। और एक और कमी यहाँ पे रखी गई है कि इस जो दाह संस्कार किया गया है वो केरोसिन ऑयल से किया गया। ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है, जो हिंदू धर्म के और सनातन धर्म जो हमारा है, बेसिकली आज तो हिंदू बोलते हैं, लेकिन बेसिकली वैदिक सनातन धर्म है हमारा, तो उस धर्म के जो और हमारे जो संस्कृति है, हमारा संस्कार विधि है, उसके जो है विरुद्ध काम हो रहा है। तो हम इसमें प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि इसका जो है हमारे को जवाब दे
कि आप हमारे जो हिंदुत्व या हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध क्यों काम कर रहे हैं, तो और इस काम को आगे के लिए कभी ना हो। और हर चीज में देखा 2 चीजों का अवहेलना हुई है। वायलेशन नंबर 1 कोविड एक्ट का जो इन्होंने अभी बनाया था, उसके अकॉर्डिंग के परिवार को जो पूरा अधिकार होगा संस्कार करने का, दाह संस्कार करने के लिए। दूसरी बात कि केरोसिन ऑयल में जो है दाह संस्कार किया गया, ये भी वायलेशन है। तीसरा मानवाधिकार ह्यूमन राइट जो है उसका भी जो है इन्होंने वायलेशन किया है। तो 3 वायलेशन किए गए हैं। प्रदेश सरकार को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा और हम इसकी जो है मेमोरेंडम भी देंगे और हम उनको पूछेंगे। अभी न्यूज़ के थ्रू भी पूछा था, कल भी हमने प्रेस नोट में भी पूछा है, आज भी आपके माध्यम से पूछ रहे हैं और आने वाले टाइम में जो मेमोरेंडम हम देने वाले हैं उसमें भी पूछेंगे। भारत सरकार को भी इसकी इंटीमेशन देंगे कि ये जो है गलत हो रहा है और ऐसा दोबारा नहीं रिपीट होना चाहिए, कहीं भी पूरे भारतवर्ष में नहीं रिपीट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्वाभिमान पार्टी इसके लिए हिंदुत्व और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए आंदोलन करेगी। दूसरी बात मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, वो मैं फाइनेंस के ऊपर बोलना चाहता हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, माननीय जो है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने जो है कोविड फंड के लिए एक राज्य स्तरीय का एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है। उस बैंक अकाउंट उस दिन खुल गया था जब एक भी पेशेंट हिमाचल में नहीं था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, भारत सरकार से भी पूछना चाहता हूँ और राज्य सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी, कि ऐसा बताओ कि जो हम दिल्ली एक कॉफी तक खरीदते हैं उससे हमारे को हम टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं जो दिखता नहीं है, जो आपके पास लगभग ज्यादा ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 रुपया पर व्यक्ति पर डे दे रहा है। तो वो जो 100 रुपया पर व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, जिससे करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है। 100 साल में एक बार ये इमरजेंसी आई है, पिछले 100 साल बाद ये इमरजेंसी आई है। तो 1947 या 1950 के बाद आप आज तक हम टैक्स दे रहे हैं। तो जब इंसान जो जनता है वो टैक्स दे रही है तो वो इमीडिएट उनसे डोनेशन मांगने की क्या जरूरत है? अपनी इच्छा से कोई भी दे सके, कोई भी जनता दे, चाहे मैं दूं चाहे आप दें, तो अपनी इच्छा से कोई भी दे के तो वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी जा सकता है, वहां से उसका यूज हो सकता है। तो ये स्पेशली जो है कोविड-19 के अकाउंट क्यों खोले गए पहले ही, जबकि संक्रमण तो अभी था ही नहीं हमारे प्रदेश में। एक मैं भारत सरकार के अगेंस्ट और बोलना चाहता हूं, जो उन्होंने किया कि अभी तक मैं आपको बताऊं कि जो एपिडेमिक एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट ये बोलता है कि कम से कम भी एक प्लेस पे अगर 20 से ज्यादा मृत्यु हो जाती है किसी वायरस से या किसी बीमारी के कारण, तो एपिडेमिक कहलाती है। सबसे पहले इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो एपिडेमिक है ही नहीं अभी तक। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं कि एपिडेमिक उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं प्रिकॉशन लिया गया है, प्रिकॉशन लिया है, हम उसका समर्थन करते हैं और हम भारत सरकार का लेते हैं। लेकिन जो इन्होंने बार बार जो ये जनता से जो पैसा डिमांड कर रहे हैं, 100 साल में एक बार आपके पास एपिडेमिक या कोई भी इमरजेंसी आई है, तो उसमें जो आज तक 100 साल तक जो है या 70 साल तक जो टैक्स दिया है पब्लिक ने, उस टैक्स का कहाँ गया वो पैसा, वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? इसका जो है जनता को जवाब चाहिए। और ये जब भी हजारों करोड़, ऐसे तो बोलते हैं ट्रिलियन का जो बजट हमने पेश किया है, तो इमरजेंसी के लिए ट्रिलियन के आप 10 करोड़ नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए तो आपने पहले ही खाते खोल दिए। दूसरी बात, जो कोविड फंड इकट्ठा हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि 20-20 हजार रुपए के मोबाइल जो है कोविड फंड से अधिकारियों को दे दिए गए। ये भी एक गलत बात है। अधिकारियों को जो है आज आपके पास आज तक अभी तक जो है पिछले कल तक जो है IGMC, कांडा कॉलेज और ये अपना नेर चौक हॉस्पिटल और काठा हॉस्पिटल जो बद्दी में है, इन चारों हॉस्पिटलों में पूरे स्टाफ को PPE किट नहीं दी गई, जो सबसे पहले प्राइमरी है, ताकि उनकी रक्षा हो सके, उनको जो है इन्फेक्शन से बचाया जा सके। जब डॉक्टर ही इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो इलाज किससे करवाएंगे हम? जब स्टाफ ही वहाँ का इन्फेक्टेड हो जाएगा तो किससे हम वहाँ सफाई करवाएंगे, किससे वहाँ पे और सर्विस जो भी हॉस्पिटल में करनी है तो वो किससे करवाएंगे? हमने मांग की है, पहले भी मांग की थी, आज भी हम मांग करते हैं
कि सबसे पहले उनको सभी पूरे स्टाफ को चारों हॉस्पिटल जो स्पेशली कोविड के लिए बनाए गए हैं उनको पीपीई किट दी जाए और साथ में जो है कम से कम भी 8 एम्बुलेंसें 2 एम्बुलेंसें हर हॉस्पिटल में ऐसी तैयार की जाए जो कोविड के लिए कोविड-19 के अकॉर्डिंग इन्फेक्शन जिससे ना फैले वैसी एम्बुलेंस होनी चाहिए। जो हमारी 108 एम्बुलेंसें हैं उन्हीं में से 2-2 एम्बुलेंसें हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह को जाना है तो संक्रमण ना फैले। और तो ये हमारी मांग है और हम प्रदेश सरकार की इसमें आलोचना भी हम करते हैं कि जो हिंदू धर्म के अगेंस्ट काम हो रहा है और पैसे का जो है नाजायज यूज हो रहा है, जो कोविड फंड इकट्ठा किया जा रहा है और बिना मतलब से ही पहले अभी इन्फेक्शन है नहीं है उससे पहले ही जो है जनता से मांग रहे। जनता लास्ट अल्टरनेटिव होता है। पैसा भी देखो जनता के 3 मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो टैक्स दें इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स और बाकी दें, फिर उसके बाद आज ये नोटिफिकेशन इनको जो है डोनेशन भी दें। डोनेशन देने के बाद फिर ये एक सर्कुलर निकाल देते हैं कि हर पंचायत में हर जो है गांव वालों का ये अधिकार है, गांव वालों के लिए ये ड्यूटी है कि वो जो है अपने अपने एरिया में किसी को भूखा ना रहने दे। अनाज भी यानी कि वही खिलाएं, रोटी भी वही खिलाएं, वही जनता रोटी खिलाए। इनको जो पैसा दे इनका पैसा जो जेबें भरे या ये जो है कच्चे पक्के बिल बना के अपनी जेबें भरें या और जो मिली भक्त करके अपनी जेबें भरे। ये गलत है, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारी ये मांग है कि जैसा कि वैसे इमरजेंसी और एपिडेमिक एक्ट के अंदर जो है ये नहीं है प्रावधान कि जो है इमरजेंसी में जो भी बजट यूज किया जाता है उसका ऑडिट नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी ये है हमारी मांग है कि इस जो है बजट का कोविड का जो है ऑडिट होना चाहिए और इसका श्वेत पत्र सरकार को, प्रदेश सरकार को भी और भारत सरकार को, जनता को देना पड़ेगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक और बात कि जैसे इन्होंने लॉकडाउन का टाइम बढ़ा दिया है और शराब पर अत्यधिक टैक्स और इन्होंने वसूल कर रहे हैं कि रेवेन्यू जिससे जनरेट होगा, तो इसके बारे में क्या कि संक्रमण इससे ज्यादा फैल सकता है जैसे लॉकडाउन का टाइम बढ़ गया? तो देखो सर, लॉकडाउन तो एक अल्टरनेटिव है क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है अभी तक जो आया है। लोग कई डॉक्टर कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन ऑथेंटिक नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ है। जब तक नहीं प्रूव हुआ तो इसका अल्टरनेटिव तो ये है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना रखें जैसा कि गाइडलाइन में आ रहा है। बाकी डॉक्टर जो स्पेसिफिक है वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि जो ये शराब पे 5 रुपए से 25 रुपए तक ये पर बोतल बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। दूसरी बात, इन्होंने सैनिटाइजर के ऊपर भी, जो सैनिटाइजर में मटेरियल स्पिरिट और बाकी यूज होनी है, उसमें भी 10 रुपए से लेके 15-20 रुपए पर लीटर बल्क के रेट पे इन्होंने बढ़ाया है, जिससे क्या हुआ, सैनिटाइजर और महंगा होएगा। तो ये तो लूट है, प्रदेश और भारत सरकार मिलकर लूट रहे हैं। ठीक है, प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा है, पब्लिक जो है धारा 144 के अंदर, कर्फ्यू के अंदर है, वो कुछ बाहर आके बोल नहीं सकते 4 बंदे इकट्ठे होकर, लेकिन हम विरोध करते हैं इस चीज का। ठीक है, इससे 2 काम होंगे। एक तो जो है शराब जो है अलीगल बिकेगी और वो इनके ही ताए चाचे भतीजे बेचेंगे और इनकी मिली भक्त प्रशासन और जो है सत्ता पक्ष की मिली भक्त से बिकेगी, जिससे तस्करी बढ़ेगी। ये गलत है, इसको जो है वापस लेना चाहिए। और जो एक जेन्युइन प्रोडक्शन का रेट है उसके ऊपर जैसे जीएसटी है, एक कर एक दर कहाँ गई आज? एक देश एक कर एक दर कहाँ है? ना तो पेट्रोलियम के ऊपर आ रही है, ना वाइन के ऊपर आ रही है, अल्कोहल के ऊपर। तो ये तो अपनी मन मर्जी से जनता को लूटने के लिए पैसा इकट्ठा करो और वो अपनी जेबें भरो या अपनी ऐशोप्रस्ती करो। ये गलत है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। हम इसका विरोध करते हैं और ये जायज होना चाहिए और इसके लिए हम जो है आंदोलन भी करेंगे जब वक्त आएगा, क्योंकि अभी तो धारा 144 लगी है। जैसे ही ये हटेगी, अगर हम जरूरत पड़ी ये नहीं अगर सुधरेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष KL शर्मा जी, जिन्होंने आपको बिल्कुल बारीकियों से रूबरू कराया कि जो परिस्थितियां थी वो क्या थी, कहाँ गलतियां हुई हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने जो है भाजपा सरकार को, प्रशासन को एक सवालों के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। और ये फैसला दर्शकों आपको करना है कि क्या सच है क्या झूठ है। इस चीज का जो है
अभी कुछ समय बाद चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि कहीं ना कहीं जो ढील है प्रशासन की, सरकार की जो नाकामियां वो सामने देखने को मिलती हैं, पर इसको कहीं ना कहीं छुपाया जाता है। तो इसी कड़ी के साथ हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे। मैं सोमदत्त सोनी, जिला शिमला से। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज, सच का सामना, जो दिखाए खबरें सच्चाई से।